शुभम जी आइए सामने, इधर कुर्सियां खाली हैं। हम सभी जानते हैं प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान प्रभात प्रकाशन के द्वारा राजीव रंजन एवं रंजना नायडू के द्वारा लिखी गई पुस्तक तेरा राज नहीं आएगा रे का विमोचन आज होना है। हमारे अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्री हितेश शंकर जी, दिल्ली से हमारे बीच पधारे प्रभात कुमार जी, पुस्तक के दोनों लेखक राजीव रंजन प्रसाद एवं रचना नायडू जी सभी मंचस्थ हैं। मैं एक बार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करने की निवेदन करता हूँ। अतिथियों का स्वागत एवं उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने का निवेदन करते हुए मैं प्रभात जी से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। प्रभात प्रकाशन विगत कुछ वर्षों से लगातार बहुत अच्छे साहित्यों का प्रकाशन कर रहा है। उनके द्वारा प्रकाशित माओवाद और नक्सलवाद की 5 पुस्तकों को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया जा रहा है। अब मैं राजीव रंजन जी से निवेदन करूंगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में मैं हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जिनका संबंध इस पुस्तक के विषय से है, श्री विजय शर्मा जी के स्वागत के लिए रचना नायडू जी से निवेदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में दिल्ली से विशेष तौर पर पधारे हैं राष्ट्रवादी पत्रिका पांचजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर जी। उनके स्वागत के लिए मैं प्रभात जी से निवेदन करता हूं। आज की संध्या जिनके निमित्त यह आयोजन किया जा रहा है, तेरा राज नहीं आएगा रे के लेखक द्वय सुश्री रचना नायडू एवं श्री राजीव रंजन प्रसाद। मैं राजीव रंजन प्रसाद जी के स्वागत के लिए गौरीशंकर श्रीवास जी को आमंत्रित करता हूं। भूमिका उन्होंने बताई। सुश्री रचना नायडू जी के स्वागत के लिए वर्णिका जी से निवेदन करता हूं। कई बार
सरस्वती मुख में विराज हो जाती है और ऐसे शब्दों को प्रकट करवा देती हैं जो भविष्य के गर्त में छुपा होता है। तेरा राज नहीं आएगा रे। जब इस गीत को लिखा गया था, इस वाक्य को लिखा गया था, तब छत्तीसगढ़ के अंदर, पूरे देश के अंदर में माओवाद, नक्सलवाद अपनी चरम स्थिति में था। लेकिन आज जब हम इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं तो वो पूरे भारत से सशस्त्र माओवाद समाप्त हो चुका है। और इस पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम की प्रस्तावना रखने और स्वागत भाषण देने में प्रसन्न नायडू जी से निवेदन करता हूं। मां दंतेश्वरी का पावन स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को आपके सामने। बलिदानों के पावन गाथा क्या कुछ कहती है, प्राणों की बलिवेदी पर आजादी रहती है। यह पुस्तक तेरा राज नहीं आएगा। यह बम, बंदूक या धमाकों की आवाज या गोली की आवाज नहीं है, ये सच की आवाज है। हम सभी जानते हैं कि पिछले कई दशकों से हमारा राज्य जो है वो एक ऐसी समस्या से पीड़ित है जिसकी पीड़ा हम सभी ने झेली है, केवल बस्तर में रहने वाले हमारे भाई बहनों ने। छत्तीसगढ़ से बाहर जब भी हम जाते थे और बताते थे, अपना परिचय देते थे कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो सामने वाला व्यक्ति सबसे पहले हमारे चेहरे पर एक नक्सलवादी खोजता था। उसको ये आश्चर्य होता था कि आप लोग वहां कैसे रहते होंगे। और ये मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रही हूं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है और दिखाया क्या गया। और इसी विचार को लेकर के इस पुस्तक का हमने लिखने का प्रयास किया कि जो दिखता है वह सच नहीं है, जो बताया गया वह एक ऐसा भ्रम का जाल था जिसे जानबूझकर फैलाया गया। और आप देखिए, इसीलिए आज का यह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, पांचजन्य के संपादक माननीय विदेश शंकर जी, प्रभात प्रकाशन के माननीय प्रभात जी, राजीव रंजन जी और सुशांत जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर आए जितने भी हमारे आप लोग हैं, आप सभी इस बात के साक्षी होंगे कि नक्सलवाद समाप्ति के बाद आज यह ऐसा आयोजन है जिसने नक्सलवाद की शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी गाथा इस पुस्तक में हम साथ में आपके समक्ष लेकर आए हैं। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में पद्मश्री अनूप रंजन जी भी उपस्थित हैं अनेक अतिथियों के साथ। नक्सलवाद के भीतर की कहानी केवल यह पुस्तक नहीं, अपितु उन लोगों की गवाही है जिन्होंने कथित नवजनवादी क्रांति लाने का स्वप्न दिखाते हुए हमारे बस्तर के भाई बहनों के हाथों में जबरदस्ती बंदूक थमा दी। अपने ही देश को तोड़ने के स्वार्थ पूर्ति हेतु मानव हत्या जैसे घृणित कार्य करवाए गए। और बस्तर के हमारे भाई बहने इस समस्या से पीड़ित रहे हैं, उस क्रांति का भाग कभी नहीं रहे। एक सत्य तो शाश्वत है और रहेगा कि हिंसा से जन्मी कोई भी व्यवस्था अंत में हार मानवता की ही होती है। यह पुस्तक कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाती, परंतु यह प्रस्तुति है केवल तथ्यों की, जमीनी सच्चाई की और अनकही कहानियों की, उन आवाजों की जिसे कभी सामने नहीं लाया गया। यह पुस्तक समर्पित है हमारे सुरक्षा बलों को। यह पुस्तक समर्पित है उन लोगों को जिन्होंने नक्सलवाद की इस हिंसा में अपने प्राण गंवाए और साथ ही ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने कंधे पर अपने प्रियजनों के शवों को कंधा दिया जो उस नक्सल हिंसा की आड़ में मारे गए। इस पुस्तक का आप जब पृष्ठ देखेंगे और यह वैज्ञानिक तौर पर हम लोगों ने की है और वो सब कुछ जो है आपके सामने जो है हमने लाने का प्रयास किया। करेंगे, लोगों को डराने धमकाने का काम नहीं करेंगे। आज
महत्वपूर्ण आयोजन तेरा राज नहीं आएगा रे, लेखक राजीव रंजन जी, सुश्री रचना नायडू जी, इनको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि पूरी मेहनत, वर्षों की मेहनत और एक प्रकार से मेहनत क्या तपस्या, पूरे बस्तर में उस काल में जब आतंक का भय था, नक्सलियों का डर था, उस समय भी एक अपने मारुति 800 में उस खटारी गाड़ी में पूरा बस्तर को नापा है इस व्यक्ति ने, इसलिए उनके लिए ताली बजा सकते हैं। उनके राजीव जी और रचना जी के इस मेहनत के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विष्णुदेव साय जी, जिनके नेतृत्व में वो इतिहास रचा गया और आज 31 मार्च 2026 ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि जिस समय विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे उस समय नक्सल आतंक समाप्त हुआ। उसके साथ ये भी लिखा जाएगा कि उस समय गृह मंत्री विजय शर्मा जी थे, जिसने अपने युवा ऊर्जा के बदौलत पूरे बस्तर के साथ साथ दिल्ली तक लगातार यात्रा और सबसे ज्यादा श्रेय किसी एक दृढ़ निश्चय को, जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में 370 समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए कोई असंभव नहीं है, ऐसे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जो कहा उसका क्रियान्वयन हमारे मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी की टीम ने किया, मैं उनको बधाई दूंगा। आज हमारे बीच 5 जन के संपादक हितेश जी मौजूद हैं, प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी, शशांक जी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, और यहाँ एक व्यक्ति अर्जुन के गीत के बाद यदि किसी के अंदर शक्ति खत्म हो गई हो, बेहोशी की ओर जा रहा है, वो अपने आप को निसहाय महसूस कर रहा है, अर्जुन के उस जोश ओज पूर्ण जो गीत प्रस्तुत किया वो मुर्दा भी खड़ा हो सकता है, इतनी ताकत, इतनी शक्ति उसके गाने में। बधाई। क्योंकि दादा लोगों के गीत भी मैंने सुने हैं, उस तर्ज को आपने मोड़ दिया है शांति की ओर, और आप वहीं से आकर शांति की मसाल जलाने के लिए सामने खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बधाई। यह विमोचन केवल किताब का विमोचन नहीं, इसके पीछे बस्तर की लंबी पीड़ा, लंबा संघर्ष, भ्रम और बलिदान और अंत में विजय की कथा को आप पूर्ण रूप से इस किताब में देखेंगे। ये ऐसी किताब लिखी गई है। राजीव रंजन जी ने और रचना नायडू ने जो किताब लिखा है उसका साहस उन्होंने किया, उसके लिए मैं बधाई दूंगा। ये वर्षों का मेहनत है, एयर कंडीशन हॉल में बैठकर लिखी गई कल्पना नहीं है, ये कोई उपन्यास नहीं है। ये गांव का 75 से ज्यादा लोगों से बस्तर में जाकर प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके उस सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। निश्चित रूप से ये जो दस्तावेज के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन रहेगा। 2003 से 2008 15 की यात्रा, 18 की यात्रा, 15 साल मैं देख रहा था, कुछ आंकड़े, पुराने आंकड़े में मिला रहा था, तो वो 15 साल जो हमने तकलीफ और पीड़ा छत्तीसगढ़ ने, बस्तर ने झेला है, ऐसे नरसंहार जिसमें नागरिक 2008 3000 से ज्यादा सुरक्षा बल, 1500 नक्सली, करीब करीब 2700, 7000 लोगों की हत्या हुई, और मैं मुख्यमंत्री के नाते गवाह था उन घटनाओं का, उन पीड़ा का, उन आंसुओं का,
जिस बेरहमी के साथ बस्तर को नक्सलियों ने कुचला है, तालमेटना 6 अप्रैल 2010 सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए। आप सबको तारीख याद है, मुझे तो पहनाए गए एक एक माला याद है कि उन जवानों के ऊपर मैंने उन परिवार के रोते हुए आंसुओं के बीच तालमेटला के जवानों को कैसे विदा किया। मुझे याद है गादीरस का बस विस्फोट। सिस्टम यदि खड़ा हो जाता है तो बस्तर में शांति आने। डीजल भेजो तो कहते हुए भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है कि वहां पर थाने में जरीकन में डीजल रखा हुआ था, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं थी कि केसकाल घाटी तक मतलब 8 बजे रात को मतलब डीजल पहुंचाए। तो ये भय का वातावरण ये मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर में था। लेकिन हम इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा के अध्यक्ष को, जिन्होंने बहादुरी के साथ 15 वर्षों तक नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। अभी अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा है किस तरह से उस समय हमारे जवानों की मतलब भारी भारी संख्या में नक्सलियों ने हत्या की। ये सब तमाम बातें आप सब लोगों की भी मालूम है। तो ये मतलब नक्सलवाद के कारण ये भय रहता था। अनेकों उदाहरण है, मतलब हम कई बार और भी गए बस्तर, तो बीच में कई बार गाड़ी बदलते थे, चलते चलते गाड़ी बदल देते थे, थोड़ा सा स्लो की और गाड़ी बदल लेते थे। और आप सबको मालूम है कि कई हमारे कार्यकर्ता नेता मतलब की हत्या भी हो गई। हमारे केदार कश्यप जो मंत्री हैं, उनके भाई तानसेन को नक्सलियों ने गोली मार दिया। हमारे नंदलाल मोड़ामी आज वहां पर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं दंतेवाड़ा के। जब वो जिला पंचायत के सदस्य थे तो जो नक्सलियों का जो सबसे स्मॉल एक्शन कमेटी क्या बोलते हैं, 3 लोगों का जो वो होता है, एक छोटा सा, और जो कुल्हाड़ी छिपा के रखते हैं से पीछे में बनियान के नीचे, और वो उनको बुला लिए। उस समय जिला पंचायत सदस्य थे तो सोचे होंगे कि कोई क्षेत्र का व्यक्ति है मिलने आया होगा, और बुला लिए तो तीनों ने आते के साथ अटैक किया और इतना उनके शरीर में एक छोटा जगह साबुत नहीं था। उस समय आदरणीय डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे, एयरलिफ्ट करके उनको लाया गया रायपुर, तब जान बचा। आज वो जिला पंचायत का अध्यक्ष है। लेकिन मैं उस क्षेत्र के हमारे नेताओं को भी नमन हम करेंगे कि जो मतलब सिर में कफन बांध कर मतलब वो राजनीति करते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। वहां के नेताओं के साथ कई बार उनकी गाड़ी उड़ा दी गई, लॉन्चर से उनके ऊपर अटैक हुआ, लेकिन फिर भी हमारे नेता उस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। तो ये सब नक्सलवाद के कारण भय था। लेकिन आज इस अवसर पर आगे हम कुछ बोलें, उसके पहले हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी नमन करना चाहेंगे, जो अभी अभी 10 तारीख को 10 जून को इस देश में मतलब जनादेश लेकर निर्वाचित होकर जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का 12 साल का कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी नमन करना चाहेंगे। जब इस देश में डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद पूरे देश को और छत्तीसगढ़ को मिला, और हमारे देश के जो यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। उनकी तो दृढ़ इच्छा शक्ति, और उन्होंने जब 31 मार्च 2026 का डेडलाइन घोषित कर दिया कि इस दिन देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो सबको ताज्जुब होता था कि जो असंभव सा ही काम इतनी आसानी से कैसे गृह मंत्री जी ने डेडलाइन तय कर दिया, ऐसा लगता था। लेकिन आज उनके कारण ये सब संभव हुआ है, उनको भी नमन करते हैं। हमारे विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, इनका भी बड़ा रोल रहा है। सबको आप लोगों को मालूम है इन्होंने क्या क्या किया है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वही जवान हैं जो पिछली सरकार में भी मतलब जवान थे, उनकी अदम्य साहस को भी हम नमन करते हैं, जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। और उस क्षेत्र के जनता को भी धन्यवाद देते हैं।
जो मजबूरी में नक्सलवाद का साथ दे रहे थे, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था उनको भी। विजय शर्मा जी उसके विषय में विस्तार से बताए हैं, उनका भी भरपूर समर्थन मिला। और ये नक्सलवाद जो एक असंभव सा लगता था कि पता नहीं इसका कभी समाधान होगा कि नहीं, कि हमारे बस्तर के लोग ऐसे ही समस्या में ग्रसित रहेंगे, ऐसा लगता था। लेकिन आज एक असंभव सा काम संभव हो पाया है, तो ऐसे सभी लोगों को आज हम नमन करना चाहेंगे। 2023 में दिसंबर में 13 दिसंबर में हम लोग सरकार में शपथ लिए, और सौभाग्य छत्तीसगढ़ का कि जनवरी 2024 में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी छत्तीसगढ़ पधारे, और यहां पर उन्होंने नक्सल पीड़ित प्रदेशों का समीक्षा बैठक रखा छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। और उसमें जितने भी नक्सल पीड़ित प्रदेश थे, आपके झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस सब का समीक्षा बैठक था। और उस समय पता चला कि देश का पूरा नक्सलवाद का 77% हमारे छत्तीसगढ़ में बचा है। 77%, मात्र 23% बाकी के 6-7 राज्यों में थोड़ा थोड़ा करके, कहीं एक ब्लॉक, कहीं एक जिला, उसमें नक्सलवाद बचा है। और इसका कारण मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि 77% नक्सलवाद क्यों मतलब छत्तीसगढ़ में बचा रहा। हमारे गृह मंत्री जी की तो इच्छा थी कि पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो, और बाकी 6-7 राज्यों ने उनका साथ दिया, भारत सरकार का साथ दिया, इसलिए वहां पर थोड़ा थोड़ा बचा रहा। लेकिन यहाँ पर जो हमारी सरकार थी उस समय की, उसने साथ नहीं दिया, इसलिए सबसे ज्यादा भाग यहाँ पर बचा रहा। लेकिन जनवरी 2024 उसके बाद नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ने की नई रणनीति तैयार हुई। JTF का गठन हुआ, ज्वाइंट टास्क फोर्स, इसका गठन हुआ, नए नए वेपन आए, और 2 साल के अंदर में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का 10 से ज्यादा बार यहाँ पर आना हुआ। और हम लोग नया पुनर्वास नीति पर भी बात किए, और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेश में गए भी अध्ययन करने के लिए, आसाम वगैरह इनको भेजे कि भाई अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग को लाना है, आह्वान करना है कि लोग मतलब ये गोलीबारी, हिंसा की भाषा को छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। सरकार उनके साथ अच्छा न्याय करेगी, और एक अच्छी पुनर्वास नीति भी हम सब लोग दिए, और अनेकों तरह से जवानों का मनोबल भी बढ़ाने का काम किए। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री जी अनेकों बार सुरक्षा कैंप में गए, जवानों के साथ भोजन करना, उनके साथ संवाद करना, गांव में जाना, गांव में चौपाल लगाना, और वहां पर आपका आंगनबाड़ी देखना, स्कूल देखना, और कोई घायल हो गया यहाँ अस्पताल में आए तो उनसे मिलने जाना। हम भी जाते थे कभी कभी, जब होते थे हमारे गृह मंत्री तो बराबर जाते थे उनसे मिलने, और जब उनसे मिलते थे तो उनका हौसला देखते बनता था। बोलते थे साहब ठीक होने दो, फिर हम 10 को मारेंगे, हम 20 को मारेंगे, ऐसा जवानों में हौसला होता था। और इनके ऊपर तो जुनून ही सवार था, पूरे बस्तर में छा गए थे। कभी कभी मोटरसाइकिल से चल देते थे, हम लोग मना भी करते थे कि भाई इतना भी ज्यादा जुनून ठीक नहीं है, थोड़ा अपना भी ख्याल रखिए। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे इनके साहस को भी। हम एक दिन बस्तर विकास प्राधिकरण का बैठक किए, चित्रकूट में, किसी को बताए नहीं थे, और रात में एक CRPF कैंप में चले गए, और वहीं पर उनके साथ रात में भोजन हुआ, रात भर रुके भी। उनको मालूम था कि हम आ रहे हैं, तो उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम का भी तैयारी कर रखा था। 1.5-2 घंटा रात में कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ, वहीं हम रात में सो भी गए और सवेरे नाश्ता भी किए। उनके सबके साथ वार्तालाप हुआ, परिवार में कौन कौन है भाई, आप अपने माँ से बात कराओ, बाप से बात कराओ, भाई से बात कराओ। ऐसा कर करके माननीय गृह मंत्री से लेकर हमारे विजय शर्मा जी, हम सब लोग जवानों का हौसला बढ़ाए, और वही जवान
जो पिछली सरकार में भी थे, लेकिन उस समय मतलब उनको उतना मनोबल भी नहीं बढ़ाया गया। और आज मतलब नक्सलवाद को समाप्त करने में जो संकल्प था